नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होते हैं। हालांकि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन असल में देश की शासन व्यवस्था की सारी बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों की कमान, विदेश नीति और राष्ट्र नीति का नीति निर्धारक, नीति नियंता देश का प्रधानमंत्री ही होता है। देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति से लेकर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करना और उनके कार्यों का बंटवारा करना भी प्रधानमंत्री का ही होता है। असल में प्रधानमंत्री ही देश के मुखिया की भूमिका को निभाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधि होते हैं। अगर सही अर्थों में समझा जाए तो देश को नई दशा और दिशा देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के कंधों पर होती है। आज विशेष में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के अधिकारों की, उनकी शक्तियों की और मंत्रिपरिषद के गठन से लेकर उनकी अहम जिम्मेदारियों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च पद होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री न केवल बहुमत दल के नेता होते हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद के प्रमुख भी होते हैं। एक तरह से सरकार चलाने और देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने का काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और उनकी कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाम के शासक होते हैं, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की योग्यता को लेकर भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बस इतना कहा गया है कि वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो संसद और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखता है। मंत्रिपरिषद का गठन करने की शक्ति प्रधानमंत्री को है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकते हैं जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। ये प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रियों को दिए गए विभाग में फिर बदल भी कर सकते हैं। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को देने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को ही है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बल्कि उसके सभी कार्यवाहियों का संचालन भी करते हैं। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण काम शासन के सभी विभागों से तालमेल बिठाना भी है, ताकि पूरा शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इसे लेकर वो मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करने का अधिकार भी रखते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कर सकते हैं। यानी वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के पद के साथ एक बात काफी महत्वपूर्ण है कि अगर वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी दूसरा मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिपरिषद स्वतः विघटन हो जाती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्वाचन भी करते हैं और जिन लोगों को मंत्रिपरिषद में लेने की वो सिफारिश करते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं पद और गोपनीयता की। तो इनका ये कैबिनेट की मीटिंग्स को भी हेड करते हैं। प्रधानमंत्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसको हेड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं। कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करना और इम्पॉर्टेंट विभाग जो हैं वो भी अपने पास रख सकते हैं, और नीति आयोग का चेयरमैन एक्ट करना, ये सब उनके प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आता है। प्रधानमंत्री देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति को राय भी देते हैं। दरअसल
राष्ट्रपति को जो नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, व्यवहार में वे सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र शुरू करने और उसका सत्रावसान करने की राय भी देते हैं। संसद की सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। अनुच्छेद 78A के तहत प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में और विधान से जुड़े प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करे, उन सब की सूची राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति जो जानकारियां प्रधानमंत्री से मांगे, उसकी जानकारी भी उन्हें दे। इस तरह प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। इसके साथ ही संघ के कार्यकलाप और प्रशासन पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। देखिए, प्रधानमंत्री एक एग्जीक्यूटिव हेड हैं हमारे संविधान के अंदर। हमारे जो संविधान के अंदर सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लेजिस्लेचर जो हैं, उन तीनों में एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, उसके हेड जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव के कार्य करते हैं वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली इट्स ए जॉइंट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी of all the ministers who are headed by the prime minister to ensure कि जो गवर्नमेंट का काम है वो नियमानुसार चले और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री को कई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना पड़ता है। वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। इस तरह भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी जिम्मेदारियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब तक प्रधानमंत्री को संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त है, तब तक उसे संविधान के तहत सरकार चलाने का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संविधान निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शक्तियों के लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री के अधिकार इस तरह के हैं कि उसी देश के नागरिक के जीवन पर किसी न किसी रूप में असर पड़ता ही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ प्राइमस इंटर पेरिस यानी एक समूह का अगवा ही नहीं, सर आइवर जेनिंग्स के मुताबिक वो एक सूर्य हैं जिसके आसपास अन्य मंत्री ग्रहों की तरह कार्य करते रहते हैं। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री ही देश को हर एक क्षेत्र में कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। उदाहरण से समझें तो भारतीय मुद्रा को बंद करना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, विदेश नीति, परमाणु कमान जैसे मामलों में अंतिम फैसला लेने की व्यावहारिक तौर से सर्वोच्च शक्ति प्रधानमंत्री में ही निहित है। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री देश का मुख्य कार्यकारी होता है और वो केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में काम करता है। सैद्धांतिक तौर से रक्षा बलों के मुखिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित रहती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, तो सारी पॉलिसीज़ जो बनाती है गवर्नमेंट, तो उसका वो नेतृत्व करते हैं। तो हर चीज़ जो गवर्नमेंट कैबिनेट डिसाइड करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है। देश की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निर्णय लेती है। राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह सुरक्षा परिषद भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। देश में परमाणु शक्ति की कमान भी प्रधानमंत्री के पास ही होती है। परमाणु कमान प्राधिकरण भारत में परमाणु हथियारों के लिए मुख्य निकाय है। ये भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख करता है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।
न्यूक्लियर बटन उनके पास रहता है, फाइनल तो वही डिसाइड करते हैं कि ये यूज़ करना है या नहीं करना है। निर्णय लेने के मामले में आर्थिक मामलों के मुखिया भी प्रधानमंत्री ही हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देश के आर्थिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है। प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। ये समिति देश के लिए आर्थिक फैसले लेने वाली निर्णायक समिति है। ये समिति रेलवे, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े हुए फैसले भी लेती है। देश में विदेशी निवेश से जुड़े फैसले भी यही समिति लेती है। अब हर मिनिस्ट्री का जो काम है तो प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में कहना है, मतलब मिनिस्टर अप्राइज करना है प्राइम मिनिस्टर को, ताकि उनके ध्यान में रहे कि फलाने मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है। आर्थिक मामले हो या जो भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी डिसीजंस होते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। नीति आयोग देश के लिए नीतियों को तय करने का काम करता है। 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने का फैसला किया। ये योजना आयोग की तुलना में बड़ी संस्था है। नीति आयोग देश की नीतियों को तय करने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करती है और सहकारी संघवाद के मूल्य को साकार करती है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री सभी राज्यों के बीच सर्वोत्तम नीतिगत ढांचे को बनाए रखने के लिए समन्वयक, संरक्षक और मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय उन सभी विषयों को संभालता है जिसकी जिम्मेदारी किसी विभाग या मंत्रालय को आवंटित नहीं की गई होती है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग प्रत्यक्ष तौर पर सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहते हैं। परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री ही परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विदेश नीति है। विदेश नीति बनाने में और उसको कैलिब्रेट करने में प्राइम मिनिस्टर फाइनल वर्ड होता है। हालांकि विदेश मंत्री होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो अंतिम वर्ड, उनका फैसला तो उन्हीं का होता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति के पथ प्रदर्शक भी हैं। विदेश नीति में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की झलक होती है। विदेशों में देश की पहचान प्रधानमंत्री से होती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मंचों पर भी प्रधानमंत्री देश की सोच से पूरी दुनिया को वाकिफ कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री ही वो शख्स होता है जो देश का प्रतिनिधित्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के सबसे विशाल और सशक्त लोकतंत्र में चुनाव के जरिए जनता ने अपना जनादेश दिया, जिसके आधार पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार का गठन किया और प्रधानमंत्री का चयन किया। आइए नजर डालते हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल पर। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। भारत में आम जनता ही राज करती है और भारतीय नागरिक की ताकत वक्त के साथ और मजबूत हुई है। आजादी के बाद 1952 में पहली लोकसभा के लिए हुए चुनाव से लेकर अब तक 17वीं लोकसभा के लिए हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री को गणराज्य का मुखिया का दर्जा प्राप्त है। आजादी के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा किया। लेकिन 1964 में उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनका कार्यकाल मई 27, 1964 से 9 जून 1964 तक का था। देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जो अपने पद पर 9 जून 1964 को स्थापित हुए और 11 जनवरी 1966 तक कार्यकाल पूर्ण किया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को देश की बागडोर एक बार फिर कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर संभाली गुलजारी लाल नंदा ने, जो 24 जनवरी 1966 तक ही पद पर रहे। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। 24 जनवरी 1966 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया और 24 मार्च 1977 तक अपना कार्यकाल पूरा किया।
इस तरह इंदिरा गांधी 3 बार लगातार देश की प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहीं। 1977 के आपातकाल के बाद पहली बार चुनाव हुए थे। जनता के रोष ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया और जनसंघ के साथ मिलकर राजनीतिक पार्टियों ने सरकार का गठन किया और 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्हें 28 जुलाई 1979 को समर्थन वापसी की वजह से पद छोड़ना पड़ा। 28 जुलाई 1979 को श्री चरण सिंह को देश की बागडोर सौंपी गई, जिन्होंने 14 जनवरी 1980 तक का अपना कार्यकाल पूरा किया। 1980 में लोकसभा चुनाव हुए और इस बार कांग्रेस को जीत मिली। 14 जनवरी 1980 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार फिर से देश की जिम्मेदारी संभाली। 31 अक्टूबर 1984 तक पद पर काबिज रहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनके पुत्र राजीव गांधी को देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 तक रहा। 1989 में हुए लोकसभा के नतीजे त्रिशंकु रहे, जिसकी वजह से जनता दल की अगुवाई में सरकार बनी। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, जो 10 नवंबर 1990 तक ही पद पर रहे। इसके बाद 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे और आम चुनाव हुए। इस बार देश को पीवी नरसिम्हा राव के रूप में प्रधानमंत्री मिले, जिनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। इसके बाद सिर्फ 13 दिन के लिए भाजपा की सरकार रही, जिसके प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। कार्यकाल था 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। इसके बाद फिर गठबंधन की सरकार आई, जिसके मुखिया बने HD देवेगौड़ा। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का कार्यकाल देवेगौड़ा ने पीएम के तौर पर पूरा किया। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक गठबंधन ने प्रधानमंत्री के तौर पर IK गुजराल को चुना। इसके बाद हुए चुनाव में भाजपा को जीत मिली और एनडीए ने प्रधानमंत्री पद के लिए दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी को चुना, जिन्होंने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक का कार्यकाल पूर्ण किया। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई और यूपीए ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। लगातार 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस ने दोबारा भी पीएम के तौर पर मनमोहन सिंह को ही चुना, जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक रहा। 2014 में हुए चुनाव में भाजपा की अगुवाई में एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 26 मई 2014 को पदभार संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार में मंत्रिपरिषद के लिए संविधान में खास प्रावधान है। पहले मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते थे, लेकिन अब सिर्फ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही बनाए जाते हैं। कुछ विभागों के लिए राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। जिन विभागों या मंत्रालयों के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, उनमें कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। आइए मंत्रिपरिषद की संरचना और सरकार में उनकी भूमिका के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन और शक्तियों के प्रयोग में सहायता और सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 स्तरीय मंत्री होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। इन सबको मिलाकर मंत्रिपरिषद कहा जाता है। कैबिनेट स्तर का मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का प्रभार सौंपा जा सकता है। सरकार की नीति का निर्णय मंत्रिमंडल के सदस्य ही करते हैं, लेकिन किसी विभाग के संबंध में नीति निर्धारण करते समय उस विभाग के राज्य मंत्री को भी
शामिल किया जा सकता है। The Council of Minister consists of Cabinet Minister, Minister with independent, Minister of State with independent charge और नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पहले डिप्टी मिनिस्टर भी हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय से डिप्टी मिनिस्टर्स को लेने की प्रथा खत्म हो गई है। लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वही अटेंड करते हैं, अनलेस कि ऐसा कोई मंत्री जिसका रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री हैं या जूनियर मंत्री हैं, तो वो उनको भी कैबिनेट में आमंत्रित किया जाता है। मूल भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। समय समय पर और आवश्यकता के आधार पर मंत्रियों की संख्या में फेरबदल होते रहे हैं। 91वें संविधान संशोधन 2004 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन संसद सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा और विदेशी राज्यों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है और मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही केंद्र का शासन चलाया जाता है। इस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के प्रधान यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के कार्यों के लिए भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रियों के विभागों के संबंध में संसद में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर मंत्री को देना होता है, लेकिन लोकहित या गोपनीयता के आधार पर सवाल का जवाब देने से इनकार किया जा सकता है। मंत्री किसी भी सदन से चुना जा सकता है और कोई भी मंत्री जो एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन जिस सदन का वो सदस्य नहीं है उस सदन में उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मंत्रिपरिषद का गठन जैसा मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर करता है विद एंड उसका अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट करता है और इनकी जवाबदेही लोकसभा को होती है। यही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जवाबदेही लोकसभा में होती है। मंत्रिपरिषद के मंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और लोकसभा के नए चुनाव के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता। अनुच्छेद 75 में ये भी कहा गया है कि किसी को भी मंत्री पद से हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति वास्तव में प्रधानमंत्री की ही शक्ति है। किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, जिस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। मंत्रीगण किसी भी कारण से या मतभेद होने पर त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं रह जाता है तो भी उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। हालांकि इस स्थिति में यानी मंत्री संसद का सदस्य न रहते हुए भी अपने पद पर रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।